तो गाइस आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो गाइस मैं डीमन स्लेयर की वीडियो बहुत दिनों बाद लेके आया हूँ, क्योंकि गाइस जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल के ऊपर 2 स्ट्राइक आई थी, तो उसके बाद हमने वीडियो अपलोड करना छोड़ दी थी। और गाइस अगर मैं तब वीडियो अपलोड कर देता तो हमारे चैनल के ऊपर एक और स्ट्राइक आ जाती और चैनल टर्मिनेट हो जाता, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड करना छोड़ दी थी। और गाइस मैं वीडियो अपलोड करने से पहले आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें मांगा के पेजेस को ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि मांगा के पेजेस को यूज़ करने से हमारे चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स आ रही हैं और बहुत से चैनल टर्मिनेट भी हो जा रहे हैं। तो गाइस इस स्ट्राइक से बचने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है, इससे आपको भी मज़ा आएगा और हमें भी। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो देखनी है तो आपको दूसरे फ़ोन में मांगा के पेजेस को खोलना पड़ेगा, या आप स्प्लिट स्क्रीन करके भी हमारे मांगा पेजेस या फिर यूट्यूब वीडियोज़ को साथ में चला के देख सकते हैं। और गाइस अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि वीडियो कैसे देखनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं, हम आपको वहां पर बता देंगे। हम यहां पर आपको नहीं बता सकते क्योंकि कॉपीराइट का ख़तरा हो जाएगा फिर। तो गाइस फिर चलो यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जैसे कि मैंने स्प्लिट स्क्रीन किया, आप भी ऐसे करके मांगा पेजेस को खोल के हमारी वीडियो को देख सकते हैं। अब से मैं मांगा पेजेस को अपलोड नहीं करूँगा। तो गाइस हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग में कोकोशिबू के पास्ट को देखते हैं। कोकोशिबू बोलता है कि मैं और मेरा भाई योरिची, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग थे। हम दोनों बचपन में जुड़वा पैदा हुए थे और योरिची के सिर के ऊपर एक निशान भी था। जब उस टाइम हम दोनों पैदा हुए उस टाइम जुड़वा बच्चा होना एक बहुत बुरा माना जाता था। योरिची के सिर के ऊपर निशान था, जिसके कारण मेरे फादर ने उसे मारने का आदेश दे दिया था। बट जैसे ही ये मेरी मदर को पता लगा, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उन्होंने अपना होश खो दिया। जब मेरे फादर ने ऐसा देखा तो उन्होंने उसे मारने की जगह उसे मंदिर में प्रीस्ट बनाने का सोचा, जब तक वो 10 साल का नहीं हो जाता। हम जुड़वा भाई थे, पर हमारे कपड़े, खाना, रूम और भी बड़ा कुछ सब कुछ डिफरेंट होता था। और ऊपर से रिची अपनी मदर को छोड़कर नहीं जाता था, वो उनसे हमेशा चिपका रहता था। मैं हमेशा अपने मन में सोचता था कि योरिची कितना नादान है, वो एक छोटा सा बच्चा है। फिर गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक बार कोकोशिबू योरिची के कमरे में गया था। जब उसके फादर उसे नहीं देख रहे थे, वो उसके कमरे में छुप कर गया था। मैंने अपने फादर को बिना बताए उसे एक फ्लूट गिफ्ट की थी। योरिची एक बच्चा था, पर मैंने उसके मुंह के ऊपर कभी भी स्माइल नहीं देखी थी, वो कभी भी नहीं हंसता था। मुझे ये सोचकर बहुत बुरा लगता था कि वो अभी 7 साल का हो गया है और वो बोल नहीं पाता है। लोगों को ऐसा लगता था कि वो गूंगा है। एक बार जब मैं गार्डन में प्रैक्टिस कर रहा था तो वो मुझे पेड़ से छुपकर पीछे से देख रहा था। वो जरा भी आवाज़ नहीं कर रहा था। मुझे उसे पीछे होने की जरा भी खबर नहीं थी, पर मुझे एकदम से पीछे से आवाज़ आई, ब्रदर आप इस कंट्री में सबसे ज़्यादा पावरफुल समुराई बनना चाहते हैं? क्या ये आपका सपना है? मैं थोड़ी देर के लिए तो हैरान ही हो गया था और मेरे हाथ से मेरी लकड़ी की स्वॉर्ड भी छूट गई थी और मेरी सांस भी भारी हो गई थी जब मुझे पता चला कि वो बोल सकता है। मुझे लग रहा था कि वो समुराई बनना चाहता है, पर उसे पता नहीं था कि वो 10 साल की एज में वो टेंपल में चला जाएगा। और उस टाइम मैंने योरिची को हंसते हुए भी देखा था, तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। फिर मैंने एक दिन योरिची को देखा, वो अपनी मॉम के साथ बड़े हंसते हुए चला हुआ था। पर मैंने अपने मन में सोचा कि समुराई बनने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है, पर ये तो अभी छोटा बच्चा है, ये तो हमेशा अपनी मदर के साथ ही घूमता रहता है। फिर एक दिन मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो योरिची मेरे आसपास घूमने लगा और उसने बोला कि मैं तुम्हें टीच करना चाहता हूँ। फिर मेरे फादर ने उसे एक स्मॉल शनाई दी और उसे छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया, जिससे वो मेरे साथ ढंग से प्रैक्टिस कर सके। फिर जैसे ही हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए, योरिची ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक किए। मुझे ज़रा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा बच्चा मेरे ऊपर इतने खतरनाक अटैक कैसे कर सकता है, वो अभी 7 साल का ही है। मैंने उसके अटैक को डॉज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर मैं एक भी अटैक उसका डॉज नहीं कर सका। उसने मेरे नेक के ऊपर भी अटैक किया, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो गई। फिर उस दिन के बाद योरिची ने समुराई बनने के लिए कभी नहीं कहा।
क्योंकि वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता था। पर मैं योरिची की स्ट्रेंथ को जानना चाहता था। एक बार हम दोनों बैठे और मैंने योरिची से पूछा कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो। योरिची ने कहा कि मैंने एक बार किसी से सुना था कि तुम्हारे ओपोनेंट की लंग्स पहले एक्सपैंड करेंगी, फिर वो तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा। फिर तुम्हें उसकी बोन मूवमेंट, मसल एक्सट्रैक्शन और ब्लड फ्लो को बहुत डीपली देखना है। फिर उसके बाद तुम उसे उसके हर अटैक को पहले ही जान जाओगे। पहले तो मुझे इन वर्ड्स को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, पर उसके बाद फिर मैं इन वर्ड्स को समझ गया। योरिची इन सब चीज़ों को देख सकता था क्योंकि उसके पास एक स्पेशल मार्क भी था। फिर योरिची ने मुझे कहा कि मैं स्वॉर्ड के साथ नहीं खेलना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई आप मेरे साथ काइट फ्लाई करें। मैं भी उस टाइम सोच रहा था कि मैं भी स्वॉर्ड चलाना छोड़ दूँ, क्योंकि स्वॉर्ड से बहुत ज़्यादा दर्द होती है और हाथों में छाले पड़ जाते हैं। पर मैं नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि मुझे और ज़्यादा एफ़र्ट्स करने थे और एक स्ट्रॉन्ग समुराई बनना था, क्योंकि मेरे में इस चीज़ का टैलेंट था। बट जब भी मैं रिची के साथ स्वॉर्ड के बारे में बात करता था, वो मुझे बहुत ज़्यादा बोर दिखाई देता था। उसके पास एक ऐसी खतरनाक स्किल थी जिसके कारण वो सभी को हरा सकता था, बट वो इस स्किल से बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। योरिची स्वॉर्ड को बच्चों की गेम से भी ज़्यादा बेकार समझता था। एक बार रात को मैं अपने मन में सोच रहा था कि अब योरिची का क्या होगा। फिर मुझे बाहर से एक आवाज़ आई, ब्रदर। फिर मैंने उसे बोला क्या हुआ। फिर उसने मुझे बोला कि हमारे मदर की डेथ हो गई है। फिर मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, योरिची नीचे बैठा हुआ था। उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उस टाइम रात के 3 बज रहे थे। फिर मैंने योरिची से पूछा कि ये तो बहुत जल्दी हो गया। फिर मुझे योरिची ने बोला कि आप आइटो से पूछ लीजिए कि असल में क्या हुआ है। और फिर योरिची ने मुझे एकदम से बोला कि अब मैं टेंपल में रहने के लिए जा रहा हूँ। फिर मैंने उसे बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो फिर योरिची ने बोला कि गुड बाय, मैं आपको गुड बाय कहने के लिए ही आया था, और ये जो आपने मुझे फ्लूट दी है इससे मुझे आपकी याद आएगी, और जब तक मेरे पास ये फ्लूट है मुझे आपकी दूर होने का एहसास नहीं होगा, और मैं वहाँ पर रोज़ मन लगाकर ही काम करूँगा। योरिची के पास सिर्फ एक फ्लूट थी जिससे वो सिर्फ आवाज़ ही निकाल सकता था, पर उसे वो फ्लूट एक सोने की तरह लग रही थी। फिर उसने मुझे एक छोटी सी स्माइल दी। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। मुझे ये नहीं पता था कि वो किस कारण हंस रहा है, पर मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। फिर उसने मेरे पास अपना सिर झुकाया। फिर वो वहाँ से चला गया। फिर मैंने कुछ दिनों के बाद अपने मदर की डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था कि योरिची एक अच्छा सक्सेसर बनेगा, इसलिए वो समय से पहले ही अपने घर को छोड़ के जा रहा है। फिर मुझे पता चला कि योरिची को पता लग गया था कि हमारी मदर को प्रॉब्लम्स है और वो डिसीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। उसे पता था कि मदर के लेफ़्ट साइड डिसीज़ है, इसलिए वो हमेशा उनके लेफ़्ट साइड से ही चिपका रहता था। अब मुझे समझ आया कि योरिची मदर के लेफ़्ट साइड से क्यों चिपका रहता था। वो अपनी मदर को लेफ़्ट साइड से उनकी बैक को सहारा देता था, जिसके कारण उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और वो अच्छे से चल सकें। पर मैं ये समझने में थोड़ा लेट हो गया। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा दुखी था और मुझे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने उस टाइम अपने अंदर के रूप को देखा, और इसी के साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है।